हमें यह तय करना है कि हमें किस टाइप का भारत 2047 में चाहिए। पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे? विल इंडिया बी अ कल्चरली पॉपर नेशन? यह प्रश्न मेरे मन में खटक रहा है कई सालों से। हम ऑल्ट की बात करें, एकता कपूर की बात करें, तो उनकी एक फिल्म है जिसमें एक पुरुष है जिसके उल्टे संबंध सीन के साथ अपनी दादी के साथ हैं, अपनी सौतेली मां के साथ हैं, अपनी भाभी के साथ हैं, अपनी चचेरी बहन के साथ हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर महान देश हमें बनना है तो ऐसे लोगों को हमें जेल भेजना पड़ेगा। इन लोगों की जगह जेल में है, इन लोगों की जगह सभ्य समाज में नहीं है। हरियाणा सरकार ने टैबलेट दिए नेट के साथ बच्चों को पढ़ने के लिए। जब सर्वे किया 6 महीने के बाद में, तो मालूम पड़ा कि बच्चों ने सभी फिल्टर तोड़ दिए थे और वो पोर्नोग्राफी देख रहे थे। लेकिन सरकार का मेन काम इसलिए है कि जो नल, जहां से गंदगी आ रही है वो नल को बंद करना पड़ेगा। देखिए, खाड़ी के देशों में हमारा जो आता है उसके कंपैरिजन में सिर्फ 20% ही आता है। सर, जैसा कि पूरा देश आपके बारे में जानता है, उदय माहुरकर जी ये एक व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व हैं। और जैसा मैंने आपके बारे में पढ़ा कि देश के पूर्व सूचना आयुक्त भी आप हैं, चौथे स्तंभ के सशक्त प्रहरी भी आप रहे हैं, और पूरा जीवन आपने राष्ट्र की सेवा में, हिंदी की सेवा में, हमारे देश में एक युवा जज्बे को पैदा करने के लिए किया है। और आपका पूरा जीवन, या कहें मैं पत्रकारिता काल जो रहा है, वो स्वच्छता की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करता है। और हम वर्तमान में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर के सभागृह में विराजमान है, जहां पर मुझे आदेश हुआ है कि विश्व संवाद केंद्र के नर्मदा साहित्य मंथन इस मंच से मैं तमाम देश और दुनिया के मन में जो जनमानस के मन की जिज्ञासाएं हैं उसको दूर करने का प्रयास करूं। और कोशिश ये करें कि ओटीटी के कारण जो सांस्कृतिक विकृति दिनों दिन बढ़ रही है, सब कुछ इंक्लूडेड है सर उसमें। तो मैं चाहूंगा कि सर क्यों ना शुरुआत आपके उद्बोधन से हो, संबोधन से हो, ताकि हमारे श्रोता, हमारे दर्शक ये समझ सकें कि ओटीटी ने कैसे एक विकृति समाज में लाने की दिशा में जो है पैर पसार लिए हैं। और आने वाले दिनों में जब हम सामाजिक बुराइयों का सामना कर रहे हैं, ये इंटरनेट मीडिया पर ओटीटी या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स एक सामाजिक बुराई के तौर पर सामने आने लगे हैं। किस तरह से आप इस चुनौती को देखते हैं? हेलो। देखिए, गए 10 साल के अंदर जो भारत ने प्रगति की है वो अभूतपूर्व है। मेरे ख्याल से एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां भारत ने अनेक गुना प्रगति न की हो। मैं ऐसा मानता हूं, मैं इतिहासकार भी हूं, कि गांधी जी की हत्या अगर न होती, उसका लाभ अगर ऐसे लोगों ने न उठाया होता जिनका हिंदू संस्कृति में विश्वास कम था, जो लोग तुष्टिकरण की राजनीति खेलना चाहते थे, तो ये काल उस टाइम पे शुरू हो सकता था। लेकिन 60 साल 70 साल हमको रुकना पड़ा। मैं फिर से कहूंगा कि 10 साल में जो हमने प्रगति की वो अभूतपूर्व प्रगति। इसलिए मैं कहूंगा कि 2 किताबें मेरी हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी के राज्य शासन पे, एक जो गुजरात पे, वो तो एकमात्र किताब है। लेकिन देखिए, आज हम विदेश नीति में हम लोग सब में आगे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो जो दृढ़ता से हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के पूरे मुद्दे को आगे ले जा रहे हैं, वो भी एक बिल्कुल अनपैरेलल्ड है, मैं कहूंगा। हमारी आर्थिक नीतियों के बारे में लोगों को कोई मन में संशय होगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आर्थिक नीतियां भी सरकार की बहुत सही है एकदम। गरीबी दूर हुई है। गरीबी एक देश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, वो है अभी भी। लेकिन देख, और हमने एक टारगेट रखा है कि हम 2047 के अंदर महान देश बनेंगे, विकसित भारत बनेंगे। हमें यह तय करना है कि हमें किस टाइप का भारत 2047 में चाहिए। देखिए, जहां तक महासत्ता बनने का सवाल है, हम 2047 नहीं 2037 के अंदर ही आर्थिक महासत्ता होंगे, सैनिकी महासत्ता होंगे, वैज्ञानिक महासत्ता होंगे। पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे? विल इंडिया बी अ कल्चरली पॉपर नेशन? यह प्रश्न मेरे मन में खटक रहा है कई सालों से। कारण क्या है? देखिए, फेसबुक पे जो गंदगी आती है वो तो सबको मालूम है, लेकिन वो सिर्फ 10% है। अगर आप ओटीटी की दुनिया में उतरोगे अंदर,
वो सोशल मीडिया का की दुनिया में उतरोगे तो इतनी गंदगी है कि उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक उल्लू ऐप है, उसमें ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, सास और जमे का व्यभिचार, इस टाइप की फिल्म आती ही रहती है। 1.5 करोड़ डाउनलोड हैं उसके उल्लू ऐप के। हम ऑल्ट की बात करें, एकता कपूर की बात करें, तो उनकी एक फिल्म है जिसमें एक पुरुष है जिसके उल्टे संबंध सीन के साथ अपनी दादी के साथ हैं, अपनी सौतेली मां के साथ हैं, अपनी भाभी के साथ हैं, अपनी चचेरी बहन के साथ हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर महान देश हमें बनना है तो ऐसे लोगों को हमें जेल भेजना पड़ेगा। इन लोगों की जगह जेल में है, इन लोगों की जगह सभ्य समाज में नहीं है। और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? देखिए, ये बात हालांकि रिपीटेशन होगी, कई जगह बोलता है कि बोलना बहुत जरूरी आवश्यक है मेरे लिए, आपके तरफ ये पूरा जो खतरा है उसका एक मैसेज पहुंचाने के लिए, उसकी गंभीरता दिखाने के लिए। गए 4 महीने में 7 केसेस है, रिपोर्टेड केसेस, जहां भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। 2 केसेस हैं जहां बाप ने बेटी पे किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। और एक केस तो इतना घिनौना है, एक व्यक्ति ने राजस्थान के अंदर शराब पी के और पोर्नोग्राफी देख के अपनी खुद की मां पे बलात्कार किया। और आगे जाते हैं अपन, बच्चे बच्चों पे बलात्कार कर रहे हैं। ये बिल्कुल ना एक वो है, अध्याय है। मैं मानता हूं कि आज से 15 साल पहले मैंने कभी देखा नहीं कि 12 साल का लड़का 8 साल की लड़की पे बलात्कार कर रहा है, या 15 साल का लड़का 10 साल की लड़की पे बलात्कार कर रहा है। ये बिल्कुल नया है ये एकदम। ये सब फोन पे आ रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। हरियाणा सरकार ने टैबलेट दिए नेट के साथ बच्चों को पढ़ने के लिए। जब सर्वे किया 6 महीने के बाद में, तो मालूम पड़ा कि बच्चों ने सभी फिल्टर तोड़ दिए थे और वो पोर्नोग्राफी देख रहे थे। तो परिस्थिति गंभीर है। आपका बच्चा या आपका प्रपत्र या प्रपत्री सुबह मंदिर भी जा रहा है, मंदिर भी जा रही है, वो दोपहर में कोई आता है तो उसके पांव भी पड़ रही है, और रात को वो लोग ये गंदी फिल्म भी देख रहे हैं। तो ये ऐसा राक्षस है जिससे कोई बच नहीं पाएगा। मैं मुसलमानों को मिलता हूं तो मुसलमान भी डरे हुए हैं कि भी हम हिजाब पहनाते हैं, लेकिन ये तो फोन पे ही आ रहा है। तो इसमें ये राक्षस ऐसा है जिससे न मुसलमान बचेगा, न हिंदू बचेगा, न क्रिश्चियन बचेगा, न ब्राह्मण बचेगा, न राजपूत बचेगा, न दलित बचेगा। और स्लम्स के अंदर तो ये इसका खतरा और भी ज्यादा है। मेरी एक देखिए, इसके अंदर मैंने एक प्रण लिया है कि कोई, देखिए मैं तो सावरकर को फॉलो करता हूं। कई लोग ऐसे हैं जो थोड़े से मुस्लिम परस्त हैं, या तो मुस्लिम का जो मेरा जो व्यू उससे नहीं एग्री होते। तो मैंने ये तय किया कि ऐसे लोग भी अगर इस क्षेत्र में काम करें तो उनको मैं साथ में लूंगा। एक योगिता भयाना करके हैं, बहुत बड़ी एंटी रेप एक्टिविस्ट है। थोड़े विचार मेरे उनसे मिलते नहीं है, मैं उनको कांग्रेस से नहीं कहूंगा, समझे ना। वो एंटी रेप का बहुत अच्छा काम करती है। मतलब वो मेरे पास आती है तो मैंने कई बार देखा, उनको फोन आता है कि ये रेप हो, आप जल्दी मैडम आइए, समझे आप। 2 महीने पहले मैंने उनको फोन किया तो मैंने कहा, योगिता कहां हो आप, एक मीटिंग करनी है आपके साथ में। तो बोली, सर मैं कल आ जाऊंगी, परसों आती हूं। मैं कहां हूं आप? बोले, मैं हिमाचल प्रदेश हूं। जब आई वो तो थोड़ी सी मुझे दुखी लगी। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा क्या आप मुंह पे आपका रौनक नहीं है योगिता? मैंने कहा कि सर 5-6 केस ऐसे आ गए मेरे जाने के पहले। मैं हिमाचल प्रदेश में थी 15 दिन से। उस दिन ऐसे केस आ गए 4-5 जिसने मेरे को ट्रॉमा में डाल दिया। लास्ट केस ऐसा था कि एक बच्ची को रेप करके एक व्यक्ति ने उसका सिर ही कुचल दिया पत्थर मार के। बोले, जब ये लास्ट केस आया तो उससे मैं इतनी ट्रॉमा में चली गई कि अपने आप को मैं, मेरी हेल्थ को बचाने के लिए, मानसिक स्थिति को बचाने के लिए मैं चली गई हिमाचल प्रदेश। 15 दिन में वहां पे स्वस्थ हो गया, वापस आई। तो परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। अगर देखिए, ये पूरी यात्रा है, इसके अंदर सबको जुड़ना है, सिर्फ सरकार का काम नहीं है। लेकिन सरकार का मेन काम इसलिए है कि जो नल, जहां से गंदगी आ रही है वो नल को बंद करना पड़ेगा। देखिए, खाड़ी के देशों में हमारा जो आता है उसके कंपैरिजन में सिर्फ 20% ही आता है ना। सिंगापुर में मुझे कहा गया कि कंट्रोल में है। कोरिया के अंदर मुझे एक महिला मिली, वो बता रही थी कि कोरिया के अंदर भी काफी कंट्रोल है इसका। तो मैं ये कहता हूं कि अगर वो लोग कंट्रोल कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? बल्कि हमारी जवाबदारी तो ये है कि हम जब विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, हम ये करें कि हम पूरे देश को मैसेज देंगे। हमारे बड़े संतों ने जो भविष्यवाणी की है
तो हम एक और प्रण लें, हमने कई प्रण लिए 10 साल के अंदर महान देश बनने के लिए, एक और प्रण लें कि हम विश्व के पहले विकृत सामग्री मुक्त देश बनेंगे। बहुत सुंदर परिकल्पना सर, बहुत सुंदर परिकल्पना। देखिए, मैंने ये रास्ता चुना है, बिल्कुल मेरी मर्जी से चुना है। मेरा आरटीए कमीशन का काम बहुत अच्छा था। मतलब समझो कि मेरा रिकॉर्ड है कि 18 साल का जो आरटीए कमीशन का, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो काल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा डिस्पोजल मैंने किया हुआ है। समझे ना? अच्छा काम, मुझे पहली बार नरेंद्र भाई ने काम दिया तो मैंने अच्छा किया। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि एक जीवन में बड़ा काम करना चाहिए। दिल्ली में मैंने देखा कि सब गाड़ी और बंगले की लाइन में खड़े हुए, तो मुझे लगा कि जीवन में मेरे, देखिए छोटेपन से महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज मेरे आदर्श पुरुष थे। मतलब मैं जब 8वीं 9वीं में पढ़ता था, तो बच्चों को जब फैंटेसी आती है, तो मुझे फैंटेसी आती थी कि अगर मुझे मेरे जो कुल देवता हैं खंडोबा, मतलब मार्तंड भैरव, उन्होंने कहा कि भाई बेटा तू मांग वरदान, क्या मांगता है, मैं तेरे को देने को तैयार हूं। तो मैं ये कहूंगा कि मुझे 15 मिनट की भेंट आप करवा दीजिए महाराणा प्रताप के साथ, और 15 मिनट की करवा दीजिए शिवाजी महाराज के साथ। क्या बात है, बहुत सुंदर सर। मुझे लगता है आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेना चाहिए आपके संकल्प से, दृढ़ संकल्प से। दूसरा, मेरे पूर्वज पानीपत की लड़ाई में लड़े थे, मेरे पूर्वज टीपू सुल्तान के सामने लड़े थे, भिकाजी राव। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब मेरे पूर्वजों ने योगदान दिया हो, जो एक कट्टरवाद फैला था पूरे देश के अंदर उस जमाने में, मध्यकाल में, उसका अंत लाने में, तो मुझे भी कोई बड़ा काम करना चाहिए। और ये सोच के मैंने ये काम उठाया है। जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, बनाने वाले भी विरोध कर रहे हैं, जो उनके लाभार्थी वो भी मेरा विरोध करते हैं, पावरफुल लॉबीज है, हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है। मेरा कहना है कि वो लड़ाई मेरे से नहीं लड़ रहे, वो लड़ाई लड़ रहे हैं भगवान के साथ। उनकी लड़ाई जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में है, मेरे साथ में नहीं है। क्योंकि ये लड़ाई जो है, ये देश को पवित्र बनाने की लड़ाई है। देश को जो खतरे, हमारे जो संत हो गए बड़े बड़े, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, और मेरे 3-4 संत को मैं मानता हूं, उसमें एक स्वामी प्राणवानंद जी हैं, भारत सेवा आश्रम संघ के संस्थापक, बहुत बड़े संत। एक रंगवतुत, एक टेम्बे स्वामी है, इंदौर के अंदर उनका मंदिर है। तो ऐसे ऐसे संतों का, तो उन्होंने, इन संतों ने हमारे देश के महान बनने की भविष्यवाणी की। दयानंद सरस्वती हो गए, समझा? अगर उस रास्ते में अगर रोड़े आ रहे हैं, तो क्या हमारी जवाबदारी नहीं कि हम रोड़ों को दूर करें? ये मेरी सोच है। तो दूसरा कि आप कितनी भी प्रगति कर लें, आप इस खतरे से बच नहीं सकते। दूसरा, देश की मैं बात कर रहा हूं, देश को बचाने की बात कर रहा हूं। मैं कभी ये भी कहता हूं कि भाई, हम स्कूल में प्रतिज्ञा करते थे कि सभी भारतीय हमारे भाई बहन हैं, ऐसे हम प्रतिज्ञा करते थे स्कूल में छोटेपन में। तो हमारे भाई बहन बिगड़ रही है, हमें संवेदना होनी चाहिए। लेकिन आप छोड़ दो, भाई बहन छोड़ दो, आप देश छोड़ दो, आपका खुद का प्रपौत्र सुरक्षित नहीं है भाई, प्रपौत्री आपकी सुरक्षित नहीं, ये हालत है। अभी एक बहुत बड़े राज परिवार के व्यक्ति मेरे घर पे आए थे, महारानी साहब के साथ में, राजस्थान के थे। तो महारानी साहब को मैंने बताया कि मेरे का आजकल मेरा ये अभियान चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मावरकर साहब, मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है, बड़ी आपकी आपको इसमें काफी एक नॉलेज मिलेगा, इसके अंदर काफी आपको एक एनालिसिस करने में काफी आपको एक सुविधा होगी। मैंने कहा मैं एक स्कूल चलाती हूँ राजस्थान की रियासत में, और उस स्कूल के अंदर मेरी दोस्त की एक बेटी पढ़ती है, 11 साल की है। मेरी बेटी ने उसको एक अलग रूम दे रखा था पढ़ने के लिए। अब वो सुबह जब बाहर निकलती थी 8-9 को नहा धो के, तो बड़ी थकी हुई रहती थी। मतलब नहा धोने के बाद में भी वो थकी हुई रहती थी। तो मैं उसको पूछती थी कि भाई बेटा तू बीमार है? बोले नहीं, मैं तो ठीक हूं। तो बोले, मुझे, माँ सीधी थी बेचारी, उन्होंने महाराणी साहब को फोन किया कि महाराणी साहब मुझे बताइए कि मेरी बड़ी चिंतित हूं, मेरी बेटी को बीमारी तो नहीं है। महाराणी साहब को थोड़ा शक पड़ गया। उन्होंने कहा एक काम करो, दिन में जब स्कूल जाती है तो खिड़की के जो पर्दा लगा है, वो पर्दे को थोड़ा सा उसका किनारा खुला रख दो, और देखो कि रात को 11-12 बजे के बाद में ये क्या करती है। तो उन्होंने देखा 11:30 से 2 बजे तक उसने सिर पे चादर रखी थी और वो फोन पे कुछ देख रही थी। तो भी माँ इतनी सीधी थी, उसको अंदाजा नहीं लगा क्या हो रहा है। ये माँ ने फिर से फोन किया। जब महारानी साहब ने कहा कि मेरा बिल्कुल सही है, ये उल्टा सीधा कुछ देख रही है ना, तो अब इसको आप रात को नॉक करके दरवाजा खुलाओगे तो ये एडमिट नहीं करेगी। आप इसको बिठाओ, छुट्टी बेचिए, उसको कहिए कि बेटा तू छुट्टी है, गलतियां होती हैं, तू क्या दिखती है रात को। उससे 5 मिनट में एडमिट कर दे कि रोज मैं पोर्नोग्राफी देखती हूँ 12 से 2 बजे तक, वो थक जाती, इसलिए सुबह थकी हुई होती हूँ। समझा? जो जिस प्रदेश में महान वीरांगनाएं हो गई, महान सतियां हो गई राजस्थान में, वहां यह हालत है।
बहुत चिंता का विषय है तो सर। हमें इसको सब में जुड़ना पड़ेगा। इसके अंदर देखिए, अलग अलग व्यवसाय के लोग होंगे, यहाँ पे बिजनेसमैन होंगे, यहाँ पे कोई आईटी इंजीनियर होगा, कोई शिक्षक होगा, लेकिन हमारी सबकी जवाबदारी इसमें, खास करके शिक्षक और माँ बाप की खास जवाबदारी कि माँ बाप क्या क्या बच्चे क्या देख रहे हैं, उनकी नजर होनी चाहिए। ऐसे ही शिक्षक हैं, उनकी भी ये जवाबदारी। सर एक सवाल मेरे मन में आया है, आपने बहुत गंभीर इस चर्चा को, संवाद को एक दिशा दी है। आपको नहीं लगता जैसे बार बार मीडिया पर सेंसरशिप की बात होती है, हमारी इंडियन सिनेमा पर एक सेंसरशिप लागू है, क्या सोशल मीडिया या इंटरनेट की तरंगों पर चलने वाले इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कोई सेंसरशिप या कोई ठोस कानून का प्रावधान नहीं किया जा सकता? बिल्कुल करना चाहिए। जब मैं आपके सामने आया तो एक सॉल्यूशन लेके भी आया हूं। जी बिल्कुल। दो सॉल्यूशन है इसके। पहला वाला कम कठोर है, दूसरा वाला ज्यादा कठोर है, पर कम कठोर वाले को सॉल्यूशन का पहले मैं आपको एक ब्यौरा दूंगा। मैं कह रहा हूं एक इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट है, जिसमें एक या 2 या 3 साल की सजा होती है, मेरे ख्याल से 2 साल की होती है। हमने ये कहा है कि इसको अमेंड करके इसमें सजा 10 साल की जाए, 3 साल तक बेल ना मिले। कोई ने पूछा कि 3 साल के लिए ये तो प्रावधान आतंकवादी के लिए। मैंने कहा ये सांस्कृतिक आतंकवादी ही है, इनके लिए यही प्रावधान होना चाहिए। तो और उसमें जो लोग इस टाइप का परोस रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने का प्रावधान हो सकता है उसके अंदर। एक हमने सूचन ये किया। दूसरा जो कठोर सूचन हमारा ये है, और मैं ऐसा मानता हूं कि इच्छा शक्ति है देश के अंदर, देश के लोगों में, तो हर चीज पॉसिबल है। अगर महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में अगर इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो हम कर ही सकते हैं। हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है आज की तारीख में, हमारे हाथ में है, तो आज तो सरकार भी हमारी है, समझे ना। तो दूसरा हमारा जो मेरा एक विजन है वो है लॉ ऑफ एथिक्स कोड। लॉ ऑफ एथिक्स कोड अपने प्रियम्बल में ये कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने भारत को नहीं किया, जो नुकसान इल्तुतमिश जिसने महाकालेश्वर मंदिर तोड़ा था, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, औरंगजेब ने नहीं किया है, उससे ज्यादा नुकसान तुम लोग कर रहे हो इस टाइप का परोस के। और अमेरिका के अंदर जो ड्रग पेडलिंग है, जिसको आप ड्रग स्मगलिंग कह सकते हो, उसके अंदर 50-50 साल की सजा है। हमने क्या है उसमें से एक बोधपाठ लेते हुए हमें लॉ ऑफ एथिक्स कोड का गठन करना चाहिए। उसके प्रियम्बल में जो कहा वो कहेगा प्रियम्बल, और फिर एक उसमें कमिटी बनेगी जो इट विल बी ऑल रिप्रेजेंटेटिव कमिटी, जो तय करेगी मर्यादा हर एक ऑडियोविजुअल फिल्म के लिए, सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की। और उसका उल्लंघन अगर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर, स्टोरी राइटर, ब्रॉडकास्टर और डिस्ट्रीब्यूटर करता है तो उस पर देशद्रोह की धारा लगेगी, उस पर रेप को बढ़ावा देने की धारा लगेगी, और उस पर मुकदमा चलेगा। जो 4 महीने में मुकदमा पूरा होगा, 6 महीने भी हो सकते हैं। और अगर वो उसमें वो अगर आरोपी पाया जाता है, अब कन्विक्ट होता है अगर, तो उसको कम से कम 10 से 20 साल की सजा हो जेल के अंदर। उसमें अगेन 3 साल तक बेल नहीं मिलेगी। दूसरा हमने कहा है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो पहले 498A के अंदर आरोपी पे होता था डाउरी के केस में, वो इस पे होगा, आरोपी पे होगा। और मतलब अगर ये लॉ हमें लाना है, इसके लिए हमको इच्छा शक्ति चाहिए। और दूसरा कि आज से 50 साल पहले पोर्नोग्राफी नहीं थी। मैं जैसे कि मैंने पूरा काया पलट किया हुआ है। मैं एक मराठा खानदान में से आता हूं। मेरे यहां मांस खाना या दारू पीना कोई ज्यादा वो नहीं है, समझे ना। मैंने आज से प्रण लिया 20 साल पहले मैंने सिगरेट छोड़ी। मैं 40 सिगरेट रोज की पीता था। और मैं आपको बताऊं कि 6-7वें दिन मैंने, नरेंद्र भाई उस टाइम पे काफी कठोर ये करते थे, क्या बोलते हैं, नवरात्रि। तो नवरात्रि उनका थोड़ा सा अनुकरण करते हुए मैंने पहले दिन विल्स का पैकेट फाड़ के फेंक दिया। और आप 6ठे दिन मेरी हालत तक मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे क्योंकि 40 सिगरेट में पीता था। 10वें दिन ठीक हो गया मैं। जो अगर आप पोर्नोग्राफी बंद करते हो तो लोग थोड़ी के पागल हो जाएंगे। लोग पागल होने से बचेंगे, वरना है पागल होने की संख्या बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली। ये तो एडिक्शन है। सर एक सवाल मैं आपको इंदौर से भी जोड़कर पूछना चाहूंगा, क्योंकि इंदौर मातोश्री अहिल्याबाई होलकर जी की नगरी है,
और इंदौर के अंदर यहाँ की जनता में वो संस्कार है कि देश में एक बार नहीं 7 बार हम स्वच्छता में अव्वल यानी कि नंबर 1 शहर हैं। आपको नहीं लगता कि जो मुहिम, जो जंग आप पूरे देश में लड़ रहे हैं, इंटरनेट पर स्वच्छता की ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं, इसकी शुरुआत करने के लिए किसी शहर को आगे आना होगा? तो क्यों ना इंदौर से ऐसा शंखनाद हो कि इंटरनेट पर स्वच्छता का प्रहरी हमारा अपना शहर इंदौर बने। मेरे ख्याल से देखिए, इंदौर मेरा जन्म स्थान है। चलिए, और सौभाग्य मैं की खुद बात। एमपी का रहने वाला हूँ, ग्वालियर का रहने वाला हूँ। मेरे पूर्वज ग्वालियर जो संस्थान है, सिंधिया खानदान, उनके हाथ के नीचे सेनापति थे, और मेरा खुद का जन्म इंदौर का है। और मुझे बहुत गर्व की भावना होती है जब मैं देखता हूं कि स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर इंदौर कई सालों से नंबर 1 पे आ रहा है। तो मेरा मानता हूं कि ये इंदौर का दायित्व है कि सामाजिक स्वच्छता का अभियान भी यहां से शुरू हो। इसके लिए सर जनता को क्या इनिशिएटिव लेना होगा? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि इंदौर जो सोचता है वो करके दिखाता है। यहाँ शहर के बाशिंदों में वो जज्बा है कि एक बार जो दृढ़ संकल्प ले लिया उसको परिणाम तक ले जाते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हम अपने घर से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपनी मित्र मंडली से कर सकते हैं ताकि ये एक जनता का मूवमेंट बने, जनमानस की ये जंग बन जाए? इसके लिए क्या प्लेटफॉर्म आप इंदौर को देना चाहें? मैं मेरे खुद के अनुभव से एक आपको एक मैसेज देने का प्रयत्न करूंगा जी। देखिए, हम लोग से लड़ नहीं रहे, हम लोग जागृति का अभियान भी बहुत बड़ा चला रहे हैं गुजरात के अंदर। 2023 के अंदर हमने सोचा कि जो लोग संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हमने, मेरा छोटा सा एनजीओ अभी भी छोटा ही है, पैसे भी नहीं है ज्यादा उसके पास, लेकिन हमने तय किया कि हम सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार देंगे, 1 लाख रुपया देंगे। पहले मैंने सोचा था कि हम 21,000 देंगे। तो मेरे एक दोस्त हैं जो श्री रविशंकर के बहुत करीबी और मेरे खास दोस्त थे, और उनकी प्रेरणा से मैं ये काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा उदय भाई, जब असुरी तत्व बंबई वाले वो अगर 5-5 लाख अगर प्राइस देते, 10-10 लाख, तो हमें 1 लाख तो देना चाहिए। तो हमने 1 लाख तय किया, 1 लाख इकट्ठा, भगवान की इच्छा थी, हो गए इकट्ठा। 8 जनों को हमने सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार दिया जून 2023 के अंदर। उसके अंदर ताई चीफ गेस्ट थी, सुमित्रा जी महाजन, और उसमें योगी जी चीफ गेस्ट थे। दोनों ने मिलकर अवार्ड दिए, 8 लोगों को दिए, 1-1 लाख रुपए। ये बात जब मैंने हमारे जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भाई भूपेंद्र भाई पटेल, उनसे की, उन्होंने कहा कि उदय भाई ये काम तो हमारा है, ये तो काम सरकार को करना चाहिए। जो संवेदना दिखाई, उससे इतना बड़ा जागरूकता का काम गुजरात में हो रहा है, उसका बयान करना मेरे लिए डिफिकल्ट है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार गुजरात सरकार देगी, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आप सिलेक्शन करिए, 1 लाख हम देंगे। जो पहले बार कर्णावती अहमदाबाद में कार्यक्रम हुआ, तो मैंने पूछा कि कितने लोगों को दे सकते हैं? उन्होंने बोला कि हम करोड़ों रुपए की स्कीम बनाते हैं, आप 100 आदमी को करो, चलो। उनका मतलब खुला था, बिल्कुल ओपन ग्राउंड दिया उन्होंने कि ये काम देश का काम है, हमें करना ही है। हमने 8 लोगों को वहां पे भी दिया। फिर अभी हमने सूरत में किया कार्यक्रम, वहां 8 लोगों को दिया। अब हम बड़ौदा में करने जा रहे हैं। दूसरा हमने एक बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया है गुजरात के अंदर। वो एक हमारे एक अभय शाह करके मेरे एक सहयोगी हैं, उनके जैन है खुद, वो जैन समाज से बहुत सपोर्ट मिलता है हमको। तो उनका ये विचार था कि हमें युवाओं के बीच में जाना चाहिए। तो हमने सजेस्ट किया भूपेंद्र भाई को कि हम गुजरात सांस्कृतिक वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन करें। वो तैयार हो गए। तो लास्ट ईयर, अब 1 साल हो गया उसको, हमने उसमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गुजरात सरकार और हमने मिलकर किया। मेरा जो एनजीओ है सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन, 600 कॉलेजों ने भाग लिया, 5,500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। और हमने जो टॉपिक सेट किए थे 5, उसमें 3 टॉपिक इसके इर्द गिर्द थे जो आज विषय हमने रखा है। और इतने अच्छे वक्ता है कि मेरे मन में एक आशा बंधी। इतनी बेटियां बेटे, उसमें मुसलमान भी थे, इतना अच्छा वक्तव्य दे रहे थे कि मैं मतलब मुझे बड़ा एक आशा का किरण मुझे दिखाई दी कि इतना खराब परिस्थिति जितना मैं मानता हूं। तो जब फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्यक्रम था, उसे मैं फाइनल में बैठा, 33 लोग फाइनल में आए थे। 33 लोगों को मैंने देखा बोलते हुए, तो मैंने देखा कि उनमें 19-20 का फर्क है। प्राइस 3 को मिलेगा। प्राइस था, पहला था 1 लाख, दूसरा था 71,000, तीसरा था 51,000। तो मैंने कहा 30 आदमी रह जाएंगे इसमें। तो मैंने मुख्यमंत्री निकले थे आने के लिए फंक्शन में, उनको फोन किया। मैंने कहा भूपेंद्र भाई, मैं मानता हूं कि इसमें 19-20 का ही फर्क है। मैंने कहा इतने दूर दूर से गुजरात से आए हैं ये लोग,
हमें इनको एक कॉन्सोलेशन प्राइज देना चाहिए, मैं इनको मेरे एनजीओ की तरफ से 5,000 रुपए कॉन्सोलेशन प्राइज में देता हूं। बोले नहीं, प्राइज हम ही देंगे, अनाउंसमेंट भी आप करो। 10-10 हजार रुपए हमने दिया, उन्होंने कहा 10,000 रुपए दो सरकार की तरफ से। इस साल हम जो करने जा रहे हैं उससे भी बड़ा आयोजन है, जहां तक संस्कृति वक्तृत्व स्पर्धा का सवाल है। इस साल हम लोग ऐसा आयोजन करने जा रहे हैं, मतलब गुजरात सरकार हमारे साथ मिलकर ऐसा आयोजन करने जा रही है कि 2800 कॉलेज में से 2000 कॉलेज भाग लेंगे उसमें, और 15 से 20 हजार विद्यार्थी भाग लेंगे। साहन के बाद परिणाम आएंगे आपको लगता है? हाँ, तो इस टाइप का आयोजन यहां हो सकता है। दूसरा, अभी एक संस्कृत विद्या पुरस्कार जो हम देने जा रहे हैं कोई को, उसमें एक संत हमको मिले जिन्होंने 1000 बेटी और बेटों से प्रतिज्ञा उन्होंने ली कि हम पोर्नोग्राफी जीवन भर देखेंगे नहीं, कभी भी नहीं देखेंगे। अगर देखते हैं तो नहीं देखेंगे, नहीं देखते तो आगे से देखेंगे। तो उनको, तो इस टाइप का हम कर सकते हैं, तो बहुत सारा काम कर सकते हैं। लेकिन मेन काम याद रहे, मेन काम इसमें सरकार का है। जहां से ये आ रहा है गंदगी, उससे हमें बंद करना पड़ेगा। तो दूसरा कि कोई ये कहता है, कोई ने कहा कि उदय भाई हम कैसे करेंगे इसको, कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा सब पॉसिबल है, अगर इच्छा शक्ति है। अगर महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, विवेकानंद, डॉक्टर हेडगेवार, गुरुजी, सावरकर, इनसे अगर प्रेरणा लेके हम प्रेरणा अगर लेते हैं तो ये करना बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ही। उदय सर, आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट के नाते ये भी क्लियर करिए सोसाइटी को कि हमारे समाज के दुश्मन कौन है। ये सांस्कृतिक दुश्मन भी सामने आना जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दोषारोपण करते हैं तो सिस्टम पर तो हम दोष दे रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कितना समाज भी आपको लगता है कि दोषी है, जो कि इनको, जैसा आपने बताया कि करोड़ों मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और मुझे जहां तक जानकारी है ये पेड सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब बाकायदा उसकी शुल्क भी अदा कर रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हम व्यवस्था को ही जिम्मेदार माने, या इसके लिए दोषी हमारा समाज और जनमानस भी है? देखिए, व्यवस्था पे जिम्मेदारी ज्यादा जाएगी। देखिए 10, 12, 15, 20 साल का अगर बच्चा, लड़का है, उसके फोन पे अगर आ रहा है ये, तो अपने आप को रोक लेगा, समझा? वो छुप के सब्सक्राइब करेगा ही, समझा? तो जो लोग ये परोस रहे हैं, हमें ये विजन बनाना है कि उनकी जगह सभ्य समाज में नहीं है, उनकी जगह जेल में। और हमने इसमें थोड़ा सा हमको सक्सेस भी मिला है थोड़ा सा। गए साल भारत सरकार ने 18 ओटीटी और 57 सोशल मीडिया हैंडल जो बहुत गलत परोस रहे थे उसको बंद किया। लेकिन एक कंसोलेशन था हमारे लिए, और भी थोड़ा सक्सेस मिला हमको, एक उल्लू ऐप करके, जिसकी बात की मैंने। उल्लू ऐप जो है वो इतना गंदा परोसता है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उसको 1.5 करोड़ डाउनलोड है, जैसे मैंने कहा। वो उसका 2022-23 का टर्नओवर कम से कम 96 करोड़ था। वो एक आईपीओ लेके आ रहा था लास्ट ईयर 160 करोड़ का। तो आईपीओ में प्रोस्पेक्टस में उसने ये कहा था, उल्लू ऐप वालों ने, कि भाई विभू अग्रवाल करके हैं वो सज्जन, अगर मैं सज्जन कह सकता हूं उनको, तो लखनऊ के हैं। मैंने तो अग्रवाल समाज को भी अपील की, क्या इन पे प्रेशर लाइए आप, क्या अग्रवाल समाज तो बड़ा संस्कृति के लिए बड़ा इच्छुक समाज है, समझा? तो हमने सेबी को लेटर लिखा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को लेटर लिखा कि भाई ये आदमी जो है ये सिंपल एंटरटेनमेंट परोसने नहीं वाला है, ये परोस रहा है पोर्नोग्राफी। तो उसका 160 करोड़ का आईपीओ अभी रुका हुआ है। एकता कपूर की जो फिल्म है, जो बताई गंदी फिल्म जो है, उसके अगेंस्ट में हमने कंप्लेंट की। संजीव नेवर करके मेरे एक सहयोगी हैं, देश के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, IIM ग्रेजुएट हैं कलकत्ता से, डेटा साइंटिस्ट हैं, IIT गुवाहाटी से पढ़े हुए हैं। वो मैं मानता हूं कि अगर 140 करोड़ में अगर 140 सात्विक आदमी चुनना हो तो पहले 14 में वो होंगे, इस टाइप के व्यक्ति है। उन्होंने कंप्लेंट की। एक सेल्फ मैकेनिज्म का एक प्रावधान है इसके अंदर, ओटीटी के अंदर। वो भी कैसा, आप देखिए, आपको हास्यास्पद लगेगा। सेल्फ मैकेनिज्म के अंदर एक जज है और 5 मेंबर है। उनको पगार कौन देता है? ये लोग देते हैं, जो परोस रहे वही देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज है उसके अंदर, AK सिकरी करके, उनको 5 लाख पगार मिलती है। और उसके अंदर जो मेंबर्स हैं, अभी पहले 6 मेंबर थे, उसमें एक रंजना भट्टाचार्य करके हैं, बहुत बड़ी समाज सेविका है। उन्होंने तो रिजाइन दे दिया उल्लू ऐप के मुद्दे पे कि आप इसको रोक नहीं सकते तो मुझे इसका मेंबर नहीं रहना। उसके अंदर सुहासिनी मणिरत्नम भी है,
मनीष आजम की धर्मपत्नी, इनको 3-3 लाख रुपए पगार मिलता है घर बैठे बैठे, समझे आप? वो पगार देने वाले यही है जो परोस रहे हैं, समझो आप। तो हियरिंग हुआ, ऑनलाइन हियरिंग हुआ। जो एकता कपूर की वकील आई उसने कहा कि भाई अच्छा, जो एप्लीकेशन डाली थी संजीव नेवर ने डाली थी और मैं साथ में चले गया उस ऑनलाइन हियरिंग के अंदर। तो उसने कहा कि भाई ये सज्जन कौन है? हियरिंग में तो संजीव नेवर आने वाले थे। तो मैंने उनसे कहा जज साहब से, मैंने कहा मैं एक फॉर्मर आरटीआई कमिश्नर हूं भारत का, एक सीनियर पत्रकार रह चुका हूं, एक ऑथर रह चुका हूं, इनको आपत्ति क्या है मेरी? तो वो ऑब्जेक्शन उन्होंने ओवर रूल किया। चल रहा आर्गुमेंट चलता रहा, बिल्कुल लूली पुली, वो एकदम वीक उनके आर्गुमेंट्स थे उनके वकील के। मैंने एक ही पूछा मेंबर से कि आप ये फिल्म जो है जिसमें एक व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है अपनी दादी के साथ, अपनी सौतेली मां के साथ, अपनी भाभी के साथ और अपनी चचेरी बहन के साथ, सीन के साथ, क्या ये फिल्म आप बच्चों के साथ देख सकते हो? क्या ये फिल्म अपने प्रपौत्रों या प्रपौत्री को आप दिखा सकते हो? कोई के पास जवाब नहीं था। हमारे फेवर में आया रूलिंग कि वो ऑर्डर किया कि पूरी जो सीरीज है ये थी 2020 की थी। आप सोचिए, हमें तो मालूम ही नहीं था। आज उसका 5वां साल चल रहा है उसका, 2020 की सीरीज है ये, 3x सीजन सीरीज बोलते हैं इसको। वो पूरी विड्रॉ करनी पड़ी एकता कपूर को, ठीक है। लेकिन ये छोटा कॉन्सोलेशन है, इसमें कोई मतलब आज एक बार इंटरनेट पे एक बार नेट के ऊपर आ गई चीज, वो तो विड्रॉ करने से थोड़ी कोई वो बंद होती है, वो तो फैल जाती है पूरी। दूसरा, हम जो नकल कसने वाले हैं वो है जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं फोन के ऊपर, उनको हम नकल कसने का काम शुरू करेंगे। हमने ओटीटी अपने रिलायंस जियो को तो हमने चेतावनी दे दी है। बीच में आपको बताऊं, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए ये समस्या जो है, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रण लेना पड़ेगा कि हम कोई की भी शर्म नहीं भरेंगे। अगर हमारा कजिन ब्रदर है या हमारा कोई पहचान वाला है, वो इसमें पड़ा है, इन लोगों के साथ में मिला हुआ है, तो उसको भी हम एक्सपोज करेंगे। ये आपको प्रण लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें कोई भाई भतीजेवाद का कोई रूम ही नहीं है, समझे आप? तो बीच में रणवीर सिंह जो है एक्टर, इसने एक जॉनी सिंस नाम का हॉलीवुड का पॉर्न स्टार है, उसके साथ में एक सेक्स पिल की एड की थी 6 महीने पहले, और उसको न्योता था वहां पे अनंत अंबानी के फंक्शन में, जो शादी रिलेटेड जो फंक्शन थे उसमें न्योता था। जब मैंने देखी वो फिल्म तो मैं बड़ा आहत हुआ, तो मैंने फिर ट्वीट किया। मुझे मन आया, मैंने कोई को पूछा नहीं, मैंने पूछे बगैर ट्वीट किया, इट इज द ड्यूटी ऑफ सिविलाइज सोसाइटी नॉट टू लेजिटिमाइज पॉर्न कल्चर। आई वुड हैव फेल्ट वेरी हैप्पी had Mukesh Ambani family not invited Ranveer Singh for their celebration after this ad with Hollywood porn star Johnny Sins. वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। उसके बाद में अभी मुझे मालूम पड़ा 1 महीने पहले कि ओटीटी वालों ने, देखिए एक इसमें एक बड़ा लूला सा लॉ सरकार लेके आ रही थी ओटीटी के संदर्भ में, जिसका हमने खूब विरोध किया। सरकार ने उसको विड्रॉ कर लिया। तो ड्राफ्ट बिल तो बिल्कुल लूला था एकदम, तो अब वो रुका हुआ है, सरकार दुविधा में, समझे? ओटीटी वाले जोर लगाने के लॉ बने ही नहीं, समझे ना आप? तो रिलायंस जियो जो है उसने इन लोगों का हाथ पकड़ लिया, ओटीटी वालों का, कि इसमें कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। मैंने फिर से ट्वीट किया कि आप धीरूभाई अंबानी एक रोल मॉडल है देश के, आप देश के रोल मॉडल हो, लोग आपको फॉलो करते हैं, चंद पैसों के लिए आपको काम नहीं करना चाहिए। और फिर उसको कई लोगों ने उठा लिया, कई लोगों ने लेटर लिखे, उनको क्या असर हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस टाइप का मनोबल, इस टाइप का रिजॉल्व हमें रखना पड़ेगा और हम इसको ये लड़ाई जीतना चाहते हैं तो। सर, पत्रकारिता के विद्यार्थी होने के नाते एक सवाल मेरे मन में आया है, बहुत गंभीर आपने बात कही। मैं हमेशा से सुनता आया हूं, मीडिया हाउसेस पर आरोप लगते आए हैं कि फला अखबार या फला टीवी चैनल या फला एफएम रेडियो ये फॉरेन फंडेड हैं, एफडीआई से प्रभावित हैं। तो आपको नहीं लगता कि भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने के लिए कुछ विदेशी लोग ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं और उसको फॉरेन फंडिंग भी मिल रहा है, जो कि अब तक खुलकर के सामने नहीं आया है देश के? आपको लगता है इसको जांच का ये शक्य है? ये पूरा पॉसिबल है, इसमें उतरा नहीं गहराई में, लेकिन पैसे कमाने के लिए तो कर ही रहे हैं वो लोग। और देश जो देखिए, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो भारत का विश्व गुरु बनना बिल्कुल तय है, अगर इसमें हम जीत पा सकते हैं तो। और भारत अगर विश्व गुरु नहीं बनता है तो मानव जाति का नुकसान है। आप देखिए, अभी G20 हुआ 1.5 साल पहले, G20 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाया।
अफ्रीकन देशों का महासत्ताएं हमेशा शोषण ही करती आई हैं अभी तक। नाम नहीं लूंगा मैं। एक देश है जहां खूब चंदन है, तो उसको चंदन अपना बचाए रखना है। उसने एक ऐसा देश ढूंढ लिया कि जहां चंदन है, अफ्रीका का छोटा देश है, चंदन की वहां पे मात्रा ज्यादा है, वहां पे ब्राइब करके सस्ते में चंदन वो देश इंपोर्ट करता है। एक महासत्ता है, इंपोर्ट करता है, तो भी वो चंदन उसको अपने चंदन से सस्ता पड़ता है। इस टाइप का शोषण अफ्रीकन देशों का हो रहा है। उसमें एक नई राह हम दिखा रहे हैं। जिस तरीके से कोविड के अंदर हमने दवा पहुंचाई, वैक्सीन पहुंचाए अफ्रीकन देशों तक, वो पापुआ न्यू गिनिया का जो प्रेसिडेंट है उसने तो नरेंद्र भाई के पांव पड़ लिए थे, समझे ना आप। तो हम एक ऐसे शिखर पे खड़े हैं कि जहां हमारे लिए हम जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल शक्य है बनना, लेकिन इस राक्षस पे हम अगर जीत पाते हैं तो ही, वरना नहीं। रहा सवाल आपके मूल प्रश्न का, देखिए मीडिया भी इसके अंदर इक्वली जवाबदार है। जो पैसा निकलता है इस इंडस्ट्री में से वो मीडिया को भी जाता है। कुछ मीडिया है जैसे कि रिपब्लिक टीवी है, वो मुझे सपोर्ट करता है काफी इसके अंदर। बाकी लोग भी लेते हैं, थोड़ा बहुत लेते हैं, सब ऐसा नहीं लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये जो एड वालों के प्रभाव में रहते हैं, और एड वाले जो इनसे मिले हुए, तो ये मीडिया का भी इसमें एक रोल है। मीडिया अगर जागृति फैलाता है तो काम बहुत फास्ट हो सकता है। आप देखिए देश के अंदर एशियन एज पहला पेपर था जिसके अंदर इस टाइप की गंदगी स्टार्ट हुई। मतलब एडिटर ये कहते थे कि तीसरा या दूसरा पेज आता था इस टाइप का, पेज 3 टाइप का, उसमें बोलता था कि भाई 2 बिकनी वाली लड़कियां डाल दो इसके अंदर। ये स्टार्ट वहां से हुआ, फिर उसको उठा लिया दूसरे पेपरों ने, और आजकल पूर्ति के नाम पे, हालांकि मैं देख रहा हूं कि एमपी में कम है ये मामला, हाँ दूसरे प्रदेशों में तो खूब ज्यादा है। पूर्ति के नाम पे आप देखो कि आध्यात्मिक भी वो लोग परोसते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा रखते हैं जहां बिल्कुल आपको ऐसे ही कम वस्त्र वाली महिलाएं दिखेंगी उसके अंदर, फिल्म के नाम पे, क्या बोलते हैं, फैशन शो के नाम पे, समझे ना आप। तो एक तरीके से मीडिया भी इसका जवाबदार है, उसको जवाबदारी से वो छूट नहीं सकता। सर, इस ओपननेस के लिए आप क्या मानते हैं? क्योंकि हमने देखा कि कल्चर में भी जो पहले जो रिश्तों की परिभाषा थी उसमें एक मर्यादा का आवरण था। मैं और थोड़ा पहले ले जाऊं तो घूंघट प्रथा थी। तो आप देखिए कि किस तरह से परिवारों के बीच में भी संवाद होता था शब्दों की अभिव्यक्ति के माध्यम से, लेकिन अब वो जो खुलापन आया है, तो कहाँ लगा आपको कि टेलीविजन भी जिम्मेदार है, मीडिया भी जिम्मेदार है, और अब ये जो किडनैपिंग हो गई, माइंड किडनैपिंग, मैं इसको एक नाम देख रहा हूं, बहुत सही टर्मिनोलॉजी इसको देखें तो माइंड किडनैप हो गया है अब आपका। जो नए बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, इनको कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि कोई सेंसर इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा जब तक परिवार और घरों से इसकी शुरुआत नहीं होगी। तो आप क्या मानते हैं, कहां पर है कि हमें चोट करने की जरूरत है? छोटेपन में देखिए, मैंने फिर से मैं दोहराऊंगा कि वो तो आपको नली बंद करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, हम घर में स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को आपने फोन दे दिया है ना, तो उसमें पेरेंटल कंट्रोल नाम की एक सिस्टम आती है, उसको आप ऑन कर दो, तो आपका बेटा या बेटी है वो नहीं दिख पाएगा, समझे ना। फिर आप शिक्षा दे सकते हो, आप एक संस्कार दे सकते हो, है ना, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। अकेले में अगर बच्चा है आपका, उसके फोन पे आता है, वो देखने वाला, तो ये बहुत बड़ा देश के लिए चैलेंज है, मैं मानता हूं। और जो भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं देश को विश्वगुरु बनाऊंगा, और वो अगर इसमें स्टेप नहीं लेता है, तो उस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं। अगर आपने देशभक्ति कसम खाई है देशभक्ति की, अगर आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हो, जिसकी परिकल्पना डॉक्टर हेडगेवार ने की थी, छत्रपति शिवाजी ने की थी, महाराणा प्रताप ने की थी, हमारे संतों ने की थी, टेम्बे स्वामी कितने बड़े संत थे। टेम्बे स्वामी जो है, वासुदेवन सरस्वती, कुछ लोग जानते होंगे यहाँ पे उनसे, एक संत हो गए दत्त परंपरा के। इतने बड़े संत थे वो कि 1900, उनका जन्म है 1800 मेरे ख्याल से 54 में, और उनका जो समाधि उन्होंने ली गरुड़ेश्वर में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में, 1914 के अंदर उनकी जो पुण्यतिथि जो हुई, 100 साल हुए उसके, उस टाइम पे पूज्य श्री मान्य श्री मोहन जी भागवत भी वहां गए थे। अब आप सोचो कि उस जमाने में घोड़ा अवेलेबल था, गाड़ी भी अवेलेबल थी, उन्होंने पांव पे चल के, खुले पांव चातुर्मास किया है, द्वारका से लेके
बंगाल तक और हरिद्वार से लेकर तंजावर तक। मेरे दूसरे गुरु हैं जिन्होंने समाधि ली 1968 में, श्री रंगवदूत पांडुरंग वड़ावे नाम था, वो भी महाराष्ट्रियन थे, वो भी दत्त संप्रदाय के संत थे। उनका यह था कि अगर कोई बहन का अगर साड़ी भी मुझे टच होती है तो 15 दिन का मैं उपवास करूंगा, और पैसे टच हो तो भी 15 दिन का उपवास करूंगा। और घर पे जब जाते थे वो, उनकी जब पधरामणी होती थी घर पे, तो रात को नहीं सोते थे। रात को उनके लिए एक मंदिर ढूंढा जाता था बगल में, शिव मंदिर में सोते थे रात को। तो ऐसे महान महान संत हो गए, और उनकी परंपरा खतरे में है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। सर, एक सवाल और है कि हमारे देश में संत जो हैं वो समाज को दिशा देते हैं, निर्देशन देते हैं। संत हमने देखा कि अक्सर मंचों से मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत देश को। आप भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं और संत की भांति ही भूमिका समाज में निभा रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि पॉर्न मुक्त भारत की परिकल्पना करने के लिए पहली शुरुआत कहां से होगी, कैसे होगी और कब होगी? पहली शुरुआत करनी पड़ेगी इंदौर जैसे शहरों को, जैसे पहले मैंने कहा, और संतों को करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने जब ये लॉन्च किया, ये अभियान मैंने 25 दिसंबर भोपाल से मैंने इसको लॉन्च किया था। मेरा एक सावरकर जी पे एक व्याख्यान था वहां पे, तो मैंने वहां पे आयोजकों को कहा कि मैं कहा इसका मुझे उद्घाटन करना है। तो उस टाइम पे ये पहली वाली फिल्म मैंने वहां दिखाई थी, और उसको जो ये फिल्म जो है कम से कम 10 करोड़ लोगों ने देख ली अभी तक। इसका मतलब कहीं ना कहीं जागृति समाज में है। बहुत सुंदर, मुझे लगता है प्रतिसाद भी जरूर अवश्य कोई बात नहीं करता डर के मारे, लेकिन वो सबको मालूम है कि खतरा क्या है, आप समझे। तो 2025 से मैंने स्टार्ट किया था ये अभियान, और उस टाइम पे ये जो मेरे सहयोगी हैं, जो श्री रविशंकर के खास व्यक्ति हैं, उनको मैंने घर पे बुलाया। मैंने कहा कि भाई ये परिस्थिति बिगड़ती जा रही है, क्या करें पे इसमें। तो हम 2 घंटा हम लोग बैठे। उस टाइम पे मैं कमिश्नर था, मेरा एक बंगला था बड़ा, वहां पे मैं बुलाया मैंने उनको। हम दोनों अकेले बैठे वहां पे 2 घंटे, और 2 घंटे के बाद में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर हम ये कहते हैं कि संस्कृति खतरे में है, तो आज का भारत बॉलीवुड के इतने प्रभाव में है कि वो मानेगा नहीं। हम इसको अगर रेप के साथ जोड़ सकते हैं तो लोग मानने को तैयार है। हमने उस पर 8 स्टडीज इकट्ठा की है। देखिए 80% रेप जो हो रहे हैं आज की तारीख में, वो पोर्नोग्राफी देख के हो रहे हैं। पोर्नोग्राफी का उसमें प्रमुख रोल है। और टेड बंडी, अमेरिका का सबसे बड़ा रेपिस्ट किलर, 1989 के अंदर उसको मौत की सजा हुई थी। उसने 30 औरतों का बलात्कार करके उनको मार दिया था। मरने से कुछ दिन पहले उसने एक इंटरव्यू दिया एक पत्रकार को। उसमें कहा कि मेरा जन्म अच्छे घर में हुआ था, समृद्ध घर में हुआ था, मैं अच्छी तरह पला बड़ा, पर मुझे आदत पड़ गई पोर्नोग्राफी देखने की, और एविडेंस को छुपाने के लिए मैं रेप करने लगा, और एविडेंस को छुपाने के लिए उन औरतों को मारने लगा। यहां आने के बाद में यहां पे भी बलात्कार के आरोपी हैं फ्लोरिडा जेल के अंदर। हम इस नतीजे पे पहुंचे सब मिलके कि पोर्नोग्राफी इज द मेन इंस्टिगेटर ऑफ द रेपिस्ट। इन 1989 में उसने कहा हुआ है। तो हमने ऐसी 8 स्टडीज इकट्ठा की है, और जो हमारे पास एग्जाम्पल्स है, अब तो अनगिनत एग्जाम्पल है। खास करके ये नया जो एक दौर शुरू हुआ है, जिसमें छोटे बच्चों पे बलात्कार कर रहे हैं, वो तो बड़ा भयंकर है। वो तो था ही नहीं, 10-15 साल के अंदर की बात थी, 10 साल पहले। और ये देखिए, जब ये सरकार आई, मोदी सरकार, उस टाइम पे जो खराब एड्स आती थी, एडवर्टाइजमेंट, उस पर काफी नियंत्रण आया। लेकिन 2018 में ओटीटी की शुरुआत हुई, और 2020 के अंदर कोविड आया, तो ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत हुई। और अब तो ये हो गया कि ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर अगर आप कोई साइट ढूंढ रहे हो तो पॉपअप होगा, उसमें कोई ना कोई पोर्नोग्राफी का एक फिल्म उसे पॉपअप हो जाएगी। तो आप देखिए ना, आप इसमें देखिए, आप क्या बोलते हैं, फेसबुक पे कहीं आपसे गलती से आपका हाथ दब गया, उस टाइप की फिल्म आती ही रहेंगी। अच्छा, आपने उसको अगर रिजेक्ट कर दिया, रिपोर्ट कर दिया, तो भी वो 5-6 दिन के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से षड्यंत्र है। मैं आपकी बात से सहमत हूं जी, कहीं ना कहीं षड्यंत्र है ये। तो दूसरा, देखिए इसमें भारत में पूरी दुनिया की समस्या आई है। अब तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नया लॉ आ रहा है, जिसके अंदर के 16 साल के नीचे के बच्चों के लिए
सोशल मीडिया बैन होगा, समझे ना। अभी कश पटेल जो FBI के डायरेक्टर बनने जा रहे हैं, उन्होंने कल कहा कि 1 लाख रेप है गए 1 साल में अमेरिका में। कितने रिपोर्टेड केसेस? 1 लाख रेप्स। तो ये सब ये देख के ही हो रहा है कि कॉमन समस्या है, वहां पे भी लोग, वहां पे जागृति कम है। वहां पे देखिए, वहां पे देखिए ऐसा है कि ये जो आप छूट-छाट लेते हो इन चीजों से, जब आप छूट-छाट लेते हो आप लगता है कि ठीक है अब चलेगा यार ये, लेकिन बाद में वो बहुत भयंकर स्वरूप धारण कर लेता है। देखिए क्रिश्चियन धर्म जो है उसके अंदर एक पत्नीवाद की बात है, क्रिश्चियन धर्म के अंदर पर्सनल कैरेक्टर पे काफी भार है, लेकिन इन क्रिश्चियन देशों ने आज से 60-70 साल पहले इस टाइप का लिबरलिज्म के नाम पे एक्सेप्ट किया। आप मानोगे नहीं, अभी मुझे 1957 का एक फोटो मिला है, कोई ने ट्वीट किया है, जिसमें बिकिनी पहन की एक लेडी इटाली के अंदर बीच पे घूम रही है, वो पुलिस वाला उसको वो टिकट फाड़ रहा है उसकी, उसको वो कर रहा है, चालान बना रहा है उसकी। तो 57 में भी था ये, समझा। तो ये पूरे मानव जाति की समस्या है, सिर्फ भारत की नहीं है। सर मुझे लगता भारत है इसमें लीड ले सकता है। मुझे लगता है इस संवाद को समाधान की राह पर ले जाना चाहिए, और हमारे यहाँ पर कई शोधार्थी इस सभागृह में बैठे हैं, कई विद्यार्थी बैठे हैं, बहुत बड़ी तादाद में युवा हैं, तो क्यों ना इनके मन के जो सवालात हैं, जो प्रश्न हैं, वो आप तक पहुंचे ताकि समाधान पूरे देश और दुनिया समाज तक पहुंचे। तो इस सत्र में मैं चाहूंगा कि प्रश्नावली की प्रारंभ करें और जो ऐसे सवाल हों जो कि हमें समाधान की राह पर ले जाएं। और उदय माहुरकर जी देश की एक ऐसी हस्ती हैं जो कि लगातार इस दिशा में जो है एक युद्ध लड़ रहे हैं, मुझे लगता है। और इंटरनेट की दुनिया में जो बुराई है, जो गंदगी है, उसको साफ करने का जो बीड़ा उठाया है, मुझे लगता है कि वो आप सबकी सहभागिता के बिना परिपूर्णता नहीं ले पाएगा। तो आपसे सवाल की शुरुआत करते हैं। उदय जी, काफी जिक्र हुआ यहाँ पोर्नोग्राफी के बारे में। OTT के माध्यम से आपको ऐसा नहीं लगता कि LGBT भी पुश किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और समाज में बिल्कुल बिल्कुल उसके प्रभाव पे कुछ बात कर सके? LGBT पे कर ही जा रहा है ये। इनकी ऑल्ट की कई फिल्में आती है LGBT के ऊपर। और तो OTT की तो आपको और थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, बहुत खराब परिस्थिति, क्योंकि करीबन 900 OTT प्लेटफॉर्म है, 800 इस टाइप का ही परोस रहे। अच्छा, इनको देख देख के सोशल मीडिया हैंडल्स निकले, समझे ना आप। अब उत्तर भारत में उनका सेंटर है मीरठ, ये तो स्टडी अवेलेबल। मेरे एक दोस्त ने स्टडी की थी, अब वो नहीं रहे हमारे बीच में, पर उन्होंने स्टोरी की थी कि वो लोग कॉल गर्ल्स को हायर करते हैं, उनको मीरठ ले जाते हैं, मीरठ के अंदर स्टूडियोज बने हुए छोटे छोटे फ्लैट्स के अंदर, एक एक फोटोग्राफर को वो लोग 10 से 15 हजार रुपए देते हैं एक दिन का। एक मुसलमान फोटोग्राफर है, काफी सभ्य लगा मुझे, उसने कहा कि मुझे 14,000 ऑफर हुए थे, लेकिन मैं संस्कारी था इसके लिए मैं नहीं गया इसके अंदर। बाकी जो आदमी पैसे से बिल्कुल, अगर बिल्कुल बेचारा गरीब व्यक्ति है, उसको लगता है ठीक है यार, मैं पेट भरूं या समाज को बचाऊं। तो 800 OTT इस टाइप के हैं अभी टोटल मिला के। अच्छा, मध्य भारत में उनका जो सेंटर है वो बॉम्बे है, और दक्षिण भारत में हैदराबाद और चेन्नई, वहां पे इस टाइप की फिल्म बनती है। और आजकल तो एलन मस्क जो वोकिज्म की बात कर रहे हैं, एलन मस्क, आपको याद रहे कि एलन मस्क ने अलाउ कर दिया है पोर्नोग्राफी अब ऑफिशियली एक्स के ऊपर। हाँ, विडंबना का विषय है। मतलब वो वोकिज्म की क्या उनकी परिभाषा है, मैं अगर मिला तुमको पूछूंगा मैं, भाई आपकी डेफिनेशन क्या है? सिर्फ LGBT का विरोध करते हो, अच्छी बात है, ये भी साथ में आना चाहिए। ये भी एक आतंकवाद है, मुझे लगता है एक तरह का सांस्कृतिक आतंकवाद ही है बिल्कुल। आप देखिए ना, 57 के अंदर इटाली के अंदर कोई बिकिनी पहन के अगर पब्लिक में लेडी आती है तो उसको चालान भरना पड़ता था, चालान लगता था उस पर। आज क्या परिस्थिति है बताओ मुझे। और LGBT का भी बहुत भयंकर चल रहा है, मतलब फिल्में आती हैं, ये इनका ऑल्ट का जो मैंने पूरा एक सर्वे किया है, उसके अंदर भी कई फिल्में इस टाइप की, LGBT टाइप की। तो मामला बिगड़ा हुआ है, बहुत चिंता का विषय है। मुझे लगता है अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आवाज आ रही है? आप पूछिए। जैसे हम लोग उसे नॉट इंटरेस्टेड और रिपोर्ट भी दर्ज कर देते हैं, जब हम कर देते हैं लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो क्या सरकार को इस दिशा में कदम नहीं उठाना चाहिए कि जैसे जितनी रिपोर्ट इकट्ठी हो रही है
तो उस हिसाब से तुरंत बैन किया जाए, उससे हटाने के लिए मजबूर किया जाए और ऐसे सख्त नहीं, कानून नहीं लाना चाहिए। काय के बारे में रिपोर्ट, किसके बारे में? जैसे हमने कोई ऐसी गलत रील देखी या कुछ भी देखते हैं हम लोग, और एकदम हम लोग उसे ऑप्शन सब में अवेलेबल होते हैं, आप जाइए और आप रिपोर्ट तुरंत दर्ज कर सकते हैं, नॉट इंटरेस्टेड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे आपने खुद भी बताया कि वो एक सप्ताह बाद फिर से चालू हो जाती है, तो क्या इस दिशा में कुछ कड़े कदम नहीं उठाना चाहिए? देखिए, मैंने एक शब्द प्रयोग किया था, इच्छा शक्ति। नहीं, इच्छा शक्ति तो है, इच्छा लेकिन शक्ति उसके सरकार की होनी चाहिए इस हाँ। डायरेक्शन के अंदर। तो इस दिशा में आप कानून लाने के लिए हम लोग आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, आप उस चीज को बताइए, और कैसे रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, ये चीजें आप सबको बताएंगे कि कैसे सरल किया जा सकता है उस चीज को, तो सभी देखिए, लोगों को फायदा होगा। देखिए, रिपोर्ट दर्ज करने का तो फिक्स ही है पूरा पाथवे, जी, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। सवाल इच्छा शक्ति का है। इच्छा जो शक्ति भी जो है, सरकार लेकिन पावर में है उसको सरकार कहना को पड़ेगा। इस दिशा में कड़े कदम उठाने चाहिए, तो उसके लिए हम उसका कानून बनाने के लिए आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं और उसे देखिए, कैसे सब कर सकते इस हैं? टाइप का मैंने जो कहा आपको, मैंने कहा जागृति का जो अभियान है उसमें आप जुड़ सकते हो, है ना। जैसे कि मैं श्री मोहन यादव जी से मिला था, तो मैंने उनको बताया था, उनको मिलके मुझे 6 महीने हो गए अब, उनको मैंने बताया था कि भाई हम लोग इस टाइप का अभियान चला रहे हैं गुजरात के अंदर, अपने भूपेंद्र भाई पटेल इसे सपोर्ट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। जी, तो आप एक इंदौर बार में मैंने कहा, ऐसे ही एक पूरा बनाइए और सबको जोड़िए। दूसरा कि हमको डेमोन्स्ट्रेशन भी करना पड़ेगा इसमें। ये जो अभी जो पॉलिटिशियन जो है वो पब्लिक के प्रभाव में ही आते हैं, नंबर्स गेम, हमें इस पे डेमोन्स्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। वॉइस पब्लिक से, सोसाइटी से आना चाहिए, बिल्कुल, आपका ये बिल्कुल, कहना है। बिल्कुल। और जब तक ये चुनावी एजेंडा नहीं बनेगा तब तक मुझे लगता है कि कोई बिल्कुल, सरकार बिल्कुल। इसको लेकर बात चुनावी भी नहीं हो पाएगी। एजेंडा बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और कोई सवाल किसी के मन में, कोई जिज्ञासा? नहीं, जैसे मैंने फिर से दोहराऊंगा मैं कि देखिए, इंदौर ने एक स्वच्छता अभियान में एक मुकाम हासिल किया बिल्कुल, गए 10-15 सालों के, 10 सालों। 7वीं बार हम स्वच्छता में पूरे देश में पहले स्थान तो पर हम हैं। सामाजिक स्वच्छता का भी अभियान उठाए, और मैं तो अभी प्रयत्न करूंगा कि इस टाइप का अभियान सरकार खुद एनकरेज करे ना, दिल्ली से। जैसे अभी मैं योगी जी को एक देके आया हूँ, अभी ये सब गंदगी, इसका प्रभाव होता है रील के स्वरूप में, गंदी गंदी रीलें आती हैं, तो हेल्दी रील कंपटीशन, ऐसा एक मैंने प्रपोजल दिया है। प्रतियोगिताएं बढ़ाई दी जाएं। हेल्दी रील कंपटीशन, उसका आप सब्जेक्ट बना के देंगे, अगर वो एग्री हो जाते हैं तो हम उसका सब्जेक्ट बना के देंगे। उस टाइप की रील कौन अच्छी बनाता है उसको प्राइज मिलेंगे उनको। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम रोजाना अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, महिलाएं झाड़ू लगाती हैं, घर में पोछा लगता है, वैसे ही हमको हमारे इंटरनेट मीडिया को भी वही साफ सफाई करने की जरूरत है और रोजाना करने की जरूरत है। ये बार बार जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। साफ सफाई ज्यादा हमें इसे एक राक्षस के रूप में देखना पड़ेगा। देखिए, छोटा मोटा काम नहीं चलेगा, हमें इसको एक राक्षस के रूप में देखना पड़ेगा। जो लोग इस टाइप का परोस रहे हैं, वो रेप को बढ़ावा दे रहे हैं, वो देशद्रोही प्रवृत्ति कर रहे हैं, इस रूप में देखना पड़ेगा। इसमें क्या है, देखिए, ऐसा हुआ कि गांधी जी की हत्या बहुत ही हमारे लिए बहुत ही कम नसीब साबित हुई। इसमें क्या हो गया कि ऐसे लोग पावर में आ गए जिन्होंने हमें दे दिया एनेस्थेसिया। तो अभी हमारे वो एनेस्थेसिया पूरा हमारी बॉडी में से बाहर नहीं निकला है, आप समझे, वरना हमारे जो ओरिजिनल संस्कार है वो तो बिल्कुल सही है एकदम, पर लिबरलिज्म के नाम पे हमको एनेस्थेसिया दिया हुआ है, हमें वो निकालना है हमारी बॉडी में से। बिल्कुल, तो अपने आप एक्शन आएगा। मुझे लगता है, हाँ, अंतिम सवाल है। नमस्कार सर, मेरा नाम राज है, मैं यही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा सबसे पहले धन्यवाद आपको भी रहेगा, और जेम्स ऑफ बॉलीवुड, प्राच्यम और संजीव नेवर जी जो आपने बोला, और नर्मदा साहित्य मंथन को भी धन्यवाद है। अभी हम देखेंगे तो बहुत अच्छी पिक्चरें आई है, जैसे स्वतंत्र वीर सावरकर, और अभी छावा आने वाली है। तो मेरा एक ये प्रश्न था आपसे कि OTT और उर्दू वुड पर दिखाई जाने वाली सामग्री भारतीय संस्कृति के मूल्यों और परंपराओं को कैसे कमजोर करती है?
क्या ये युवाओं में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव को बढ़ावा देती है, और हम ये आइडियोलॉजिकल सबवर्जन जो वैचारिक तोड़फोड़ है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि मैं मेरे दोस्तों में देखता हूँ ये बहुत जल्दी फैलते जा रहा है। धन्यवाद। नहीं, ये तो बिल्कुल दिख ही रहा है हमें किस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है, तो दिख ही रहा है हमें। जिसे हम लोग आजकल जिस तरीके से बाहर निकलते हैं, हमारी जो शैली है पूरी, जो उसमें दिख ही रहा है पूरा, ये तो उसको बयान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्राच्यम जैसे प्लेटफॉर्म बढ़े देश के अंदर, ये बहुत आवश्यकता है। देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं कार्यक्रम पूरे होने के पहले, कि मैं जब इंडिया टुडे में पत्रकार था, उस टाइम पे सत्य के लिए मैंने 2002 से लेके, मैं गुजरात का इंचार्ज था, 2002 से 2008 के बीच में मैंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। मतलब उसमें एक पुस्तक लिख सकता हूं। मतलब मेरी नौकरी जाने की बारी 2 बार आ गई उसके अंदर, है ना। उसके बाद में मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली के अंदर भी मैंने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा कि मेरी निकटता मानी जाती है प्रधानमंत्री सरकार के साथ में, लेकिन सरकार ने जहां गलती की वहां टीका मैंने की है। लेकिन मैं इस सरकार का समर्थक हूं, बड़े बड़े रूप में इसका समर्थक हूं मैं, क्योंकि जो काम किया सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। तो आपका जो प्रश्न है, प्राच्यम जैसे वो बढ़ने चाहिए, जो ये है। दूसरा में, हाँ, जो अनुभव, जो आनंद मुझे अभी मिल रहा है, वो भूतकाल में कभी नहीं मिला। क्योंकि एक सत्य की लड़ाई लड़ने का आनंद है। संजीव नेवर, मेरी जो पूरी जो टोली बनी है अभी, इसके अंदर संजीव नेवर जी हैं, स्वती गोयल शर्मा हैं, प्रवीण चतुर्वेदी हैं प्राच्यम वाले, अभय शाह हैं हमारे, मेरे हेनिल विसरिया हैं। ये सब जो लोग हैं, ये पूर्ण रूप से देश को समर्पित है, और इतने सात्विक लोग हैं। मुझे लगता है कि ये सत्यों को भी चल जाते, इतने सात्विक लोग, समझे आप। तो ये इसका एक आनंद अलग है। आप इसको अपनी खुद की लड़ाई मानोगे तो आप इसमें जुड़ने में आपको थोड़ी भी, आप देखो आप ये सोचोगे कि मैं ये काम कर रहा हूं 24 घंटे कितना काम करूं, लेकिन आपको इसको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे मेरे प्रवपत्रों को बचाना है, मेरी प्रवपत्री को बचाना है। मैं रोज आजकल प्रार्थना करता हूं, उसमें 2 प्रार्थना करता हूं। मेरे को प्रवपत्र हुआ है मेरे बेटे के शादी के 9 साल के बाद, अब भी हुआ है 8 महीने पहले, समझे आप। और मेरी प्रपौत्री है जो है, वो है करीबन 4.5 साल की। तो मैं रोज ये प्रार्थना करता हूं हनुमान जी से कि आधुनिक खतरों से मेरे प्रपौत्र और मेरे प्रपौत्री को सुरक्षित रखे। अगर ये आप सोच लेते हो तो ऑटोमेटिक आप इस लड़ाई में जुड़ जाओ। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जो सूचना क्रांति का ये दौर है, इसमें ये जो भ्रांति आ रही है, बुराई का जो स्तर बढ़ रहा है, इसको चिंतन और मनन के साथ इसकी शुरुआत हमें अपने घरों से, अपने परिवारों से करना चाहिए। दूसरा, नकारात्मकता से लड़ने का केवल एक ही माध्यम है कि आप सकारात्मकता को बढ़ा दीजिए। यदि आप जीवन में, विचारों में सकारात्मकता लाएंगे तो नकारात्मकता का स्थान खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो बुराई है, ये जो युद्ध है, इसके सही परिणाम पर हम पहुंच पाएंगे। लेकिन वो युद्ध भूलना नहीं है हमें। हमारा लक्ष्य है ऐसे लोग जेल में, ऐसा कानून बने जो ऐसे लोगों को जेल में भेजे। डेफिनेटली वो लक्ष्य हमें भूलना नहीं है। बिल्कुल 100% जी। किया जाता है, उसको काटने का अपराध दंड दिया जा रहा है। तो क्यों ना हमारे देश में ऐसा दंड बनाया? भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मैंने जो 10 से 20 साल का प्रावधान किया है सजा का, वो काफी है। अगर ये मान, देखिए आप ब्रिटिशों ने राज कैसे किया देश पे, ब्रिटिशों ने राज कैसे किया। वो तो कब लास्ट में 3 लाख थे, वरना वो ज्यादातर 1 लाख ही थी उनकी संख्या। पर वो क्या करते थे, एक आदमी को टांग देते थे तो बाकी सब डरा करते थे। तो हम ऐसा कानून बनाए और 2 आदमी को हम सजा करते, बाकी सब। जो लोग पैसे कमाने के लिए, जिनको समाज की नहीं पड़ी है, अपने बच्चों की नहीं पड़ी है, वो तो बहुत डरपोक लोग हैं। सिर्फ हमको डराना ही है बस, बिल्कुल लाइन पे आ जाएंगे वो। धन्यवाद सर, आपके प्रति आभार के अक्षर।